जवाब देना पड़ेगा। मैं बात होगी आज महाराष्ट्र की सियासत की, उस तरफ आगे बढ़े, लेकिन इससे पहले नजर एक बार इस वक्त की हेडलाइन से पहले बड़ी खबर पर डाल लेते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महासचिवों को जिम्मेदारी दी है। विनोद तावड़े बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी के प्रमुख बनाए गए हैं। राधा मोहन अग्रवाल को विजन डॉक्यूमेंट की जिम्मेदारी दी गई है। बौद्ध सम्मेलन कराएंगे दुष्यंत गौतम। ये बड़ी खबर, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महासचिवों को दी है जिम्मेदारी। विनोद तावड़े बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी के प्रमुख बनाए गए। वहीं राधा मोहन अग्रवाल को मिली जिम्मेदारी विजन डॉक्यूमेंट की। बौद्ध सम्मेलन कराएंगे दुष्यंत गौतम। तीन बड़े नेताओं को तीन बड़ी जिम्मेदारी गई है। एक तरफ बौद्ध सम्मेलन कराएंगे दुष्यंत गौतम, दूसरी तरफ विजन डॉक्यूमेंट पर काम करेंगे राधा मोहन अग्रवाल और ज्वाइनिंग कमेटी के प्रमुख बनाए गए हैं विनोद तावड़े। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। देखिए, लगातार बीजेपी अपनी रणनीति पर कर रही है काम। 2024 की रणनीति पर काम लगातार जारी। विजन डॉक्यूमेंट की जो जिम्मेदारी है वो दी गई है राधा मोहन अग्रवाल को। ज्वाइनिंग कमेटी के प्रमुख बनाए गए हैं विनोद तावड़े और तीसरी बड़ी जिम्मेदारी वो दी गई है दुष्यंत गौतम को। बौद्ध सम्मेलन कराने की जिम्मेदारी दी गई है दुष्यंत गौतम को। तो हर एक वोटर पर है निगाह और सभी को साधने के लिए बनाई जा रही रणनीति। विनोद तावड़े बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी के प्रमुख बनाए गए। राधा मोहन अग्रवाल विजन डॉक्यूमेंट की जिम्मेदारी दी गई और बौद्ध सम्मेलन की जिम्मेदारी दी गई है दुष्यंत गौतम को। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। देखिए, खुद असम के दौरे पर है जेपी नड्डा और मां कामाख्या देवी में जाकर मंदिर में पूजन दर्शन किया और इसके साथ ही जिम्मेदारियां तय की हैं। महासचिवों की बड़ी जिम्मेदारियां, राधा मोहन अग्रवाल विजन डॉक्यूमेंट की जिम्मेदारी को संभालेंगे। बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी के प्रमुख बनाए गए विनोद तावड़े। जेपी नड्डा ने महासचिवों को दी है जिम्मेदारी। और इस बीच एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के देवरी से, जहां 85 शिक्षक बर्खास्त हुए। 85 शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज हुई। शिक्षकों से करोड़ों का वेतन भी वसूला जाएगा। यूपी के देवरिया जिले में 85 शिक्षक बर्खास्त हुए हैं। 85 शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज हुई है। शिक्षकों से ही करोड़ों का वेतन भी वसूला जाएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है यूपी के देवरिया जिले से, जहां पर 85 शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है। शिक्षकों की बर्खास्तगी के साथ ही उन पर एफआईआर भी दर्ज हुई है और करोड़ों का वेतन भी उनसे वसूला जाएगा। यूपी के देवरिया जिले में 85 शिक्षकों की बर्खास्तगी के साथ ही उन पर हुई एफआईआर दर्ज और अब उनसे शिक्षकों से जो करोड़ों का वेतन है वो भी वसूला जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग और एसटीएफ ने मिलकर पूरे मामले में जांच पड़ताल की थी और यूपी के देवरिया जिले में उसी जांच पड़ताल में इनको दोषी पाया गया, जिसके बाद इनके खिलाफ में एक्शन। 85 शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज हुई और उनसे करोड़ों का जो वेतन है वो भी वसूला जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग और एसटीएफ ने मिलकर जांच की थी, जिसमें ये पाए गए थे दोषी। यूपी के देवरिया जिले में 85 शिक्षकों की बर्खास्तगी। बेसिक शिक्षा विभाग और एसटीएफ ने मिलकर की थी जांच पड़ताल। फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर इन लोगों ने नौकरियां हासिल की। फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरियां हासिल करने वाले इन 85 शिक्षकों पर गिरीराज, इनके खिलाफ में न सिर्फ एफआईआर दर्ज हुई बल्कि इनसे करोड़ों का वेतन भी वसूला जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग और एसटीएफ ने मिलकर जांच की तो पाया कि इन लोगों ने फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरियां हासिल की थी। इन्हीं आरोपों के तहत इनके खिलाफ एक्शन, एफआईआर दर्ज, इनकी बर्खास्तगी के साथ ही एफआईआर और अब इनसे जो तनख्वाह इनको मिली है, जो वेतन इनको मिला है, वो वेतन भी वसूला जाएगा। यूपी के देवरिया का मामला है, जहां पर फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने वाले इन शिक्षकों के खिलाफ में एक्शन लेते हुए बर्खास्तगी की गई इनकी। और न सिर्फ बर्खास्तगी बल्कि इनसे जो वेतन है वो भी वसूला जाएगा। इन पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। और सुनील मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ। सुनील, 75 शिक्षकों की बर्खास्तगी, उन पर एफआईआर और अब उनसे वेतन वसूली भी होगी। फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने वाले इन शिक्षकों के खिलाफ में ये बड़ा एक्शन है। जी, आपको पता है देवरिया जनपद में पिछले कई सालों से विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत जो फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर लगातार नौकरी कर रहे थे, उनको एसटीएफ और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए 85 जो शिक्षक थे उन्हें चिन्हित करके बर्खास्त करने के साथ ही उनपे विभिन्न थानाओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और लगभग 25 करोड़ रुपए की रिकवरी की जानी है। जी चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।
और अब बात महाराष्ट्र की राजनीति की। महाराष्ट्र की राजनीति में आज का दिन बेहद अहम है। आज स्पीकर राहुल नार्वेकर शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता को लेकर फैसला सुनाने वाले हैं। फैसला अब से कुछ घंटे बाद आने वाला, लेकिन इस मुद्दे पर महाराष्ट्र की सियासत गर्म है। उद्धव गुट में काफी बेचैनी नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे ने सीएम और स्पीकर की बैठक पर भी सवाल ताक दिए। कहा कि जज और आरोपी की मुलाकात हो रही है, ऐसे में न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? फैसला क्या होगा ये सबको पता है। सीएम एकनाथ शिंदे ने स्पीकर का फैसला अपने हक में आने की उम्मीद जताई। उधर स्पीकर नार्वेकर ने कानून के हिसाब से फैसला सुनाने की बात कहकर हलचलों को पैदा किया। ऐसे में सवाल ये है कि महाराष्ट्र की राजनीति में होने क्या वाला है? क्या सीएम शिंदे के गुट के विधायक अयोग्य घोषित हो जाएंगे या फिर उद्धव गुट की उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा? ये एक बड़ा सवाल इसलिए बना हुआ है क्योंकि लगातार बार बार बीजेपी के नेताओं को सफाई देनी पड़ती है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही बने रहेंगे, क्योंकि बीच में लगातार इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही थी कि बीजेपी ने अपना बैकअप प्लान भी तैयार किया है और अगर एकनाथ शिंदे की कुर्सी जाती है तो ऐसे में अजीत पवार के साथ में वो तैयार हैं। हालांकि इस बीच खुद देवेंद्र फडणवीस का एक बयान सामने था, इसमें वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि एकनाथ शिंदे की जो कुर्सी है वो स्थिर है और हमारी सरकार बनी रहेगी। इससे पहले भी कई दफा ये कहा गया कि लगातार इस बार एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। चर्चा की शुरुआत करें। अमित तिवारी नेता बीजेपी, रत्नाकर सिंह नेता कांग्रेस और राम कुमार पाल हमारे साथ में है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सभी का एक बार स्वागत है और शुरुआत बीजेपी के साथ में करते हुए अमित तिवारी जी, ये महाराष्ट्र की सियासत में बार बार भूचाल आने की खबरें क्यों आती रहती हैं? आप तो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है और अगर सब कुछ ठीक है तो उद्धव ठाकरे कहते हैं कि फैसला तो हमारे हक में होना चाहिए क्योंकि ये सरकार असंवैधानिक है। नहीं पूजा जी, देखिए उद्धव ठाकरे किस हैसियत से वो बातें कह रहे हैं, उनको क्या जानकारी है संविधान की मुझे नहीं पता उनको कितनी जानकारी है, लेकिन जितनी बहुमत है हमारे पास और जिस हिसाब से एक संवैधानिक प्रक्रिया से महाराष्ट्र की सरकार चल रही है उस हिसाब से कोई वहां पे गड़बड़ी की आशंका है ही नहीं। और देखिए अभी प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा भी होने वाला है महाराष्ट्र में, तो सब सारी चीजें सामान्य है। कांग्रेस को एक वहां पे असमंजस की स्थिति बनाए रखनी है क्योंकि वो अपनी राजनीतिक जमीन खो रहे हैं और धीरे धीरे जैसे 22 जनवरी नजदीक आ रही है, उद्धव ठाकरे अपनी राजनीतिक जमीन खो चुके होंगे, कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन खो चुकी होगी, तो उसी जमीन को बचाने के लिए, ये सुर्खियों में रहने के लिए ये ऐसे बयानबाजी चल रही है। लेकिन अगर संवैधानिक रूप से देखा जाए तो वहां की सरकार को कोई खतरा नहीं है। जो असली शिवसेना है वो शिंदे जी के साथ है और जो नकली शिवसेना है वो उद्धव जी के साथ है। तो ये स्थिति स्पष्ट है। कांग्रेस को इसमें बीच में दो जगह के बीच में इसमें मका ले रही है, इसमें और कोई बड़ी बात है नहीं। रत्नाकर जी, उद्धव ठाकरे, संजय राउत को तो पूरा भरोसा है कि फैसला उनके हक में नहीं आने वाला, तो महाराष्ट्र में आप कहते रहिए असंवैधानिक है, सरकार असंवैधानिक है, पर सत्ता कुर्सी सब तो इन्हीं के हाथ में है। जी पूजा जी बिल्कुल सही कह रही है। सारी चीजें कंट्रोल्ड है बीजेपी के द्वारा। वो चाहे विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा वो निर्णय हो या फिर ईडी और सीबीआई की जांच का डर दिखा करके पार्टियों को तोड़ने का काम किया जाना, ये सारी चीजें इन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। और बिल्कुल यह असंवैधानिक सरकार है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने भी तमाम जो वाकयात हुए हैं उस पर टीका टिप्पणी करते हुए विधानसभा अध्यक्ष को 10 तारीख तक निर्णय लेने को कहा गया है। अब ये बताइए ये कहां तक उचित है कि विधानसभा अध्यक्ष 2 दिन पहले मुख्यमंत्री के पास जाते हैं और क्या गुफ्तगू करते हैं, जबकि मुख्यमंत्री को विधानसभा अध्यक्ष के पास जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं इन लोगों की मिलीजुली और साठगांठ से ये साफ दर्शाता है कि लोकतंत्र की हत्या होने वाली है फिर से एक बार, क्योंकि ये सारी चीजें इनको अपने हिसाब से करना है। और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाया। आपने जो प्रोटेम स्पीकर का है, जो अवैध जो आपने उनकी नियुक्ति की थी, उसके ऊपर फटकार लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं ये कहा कि ये अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं दिए होते तो हम उनकी सरकार बचा सकते थे। तो ये सारी चीजें, परिस्थितियां यही बयां करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रभाव से, चाहे वो ईडी और सीबीआई का प्रभाव हो, चाहे अपने केंद्र में बनी हुई सरकार का प्रभाव, सारे प्रभाव से। अगर ईडी सीबीआई, आप कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई, तो ईडी सीबीआई से डर क्यों लगता है? कोई गलत करेगा तब डर लगेगा ना। नहीं देखिए, ईडी सीबीआई एक जो ये राजनीतिक टूल की तरह ये लोग काम कर रहे हैं। आप देखेंगे अगर पूजा जी तो 96% राहुल गांधी डरते हैं क्या ईडी सीबीआई से? सोनिया गांधी डरती हैं क्या ईडी सीबीआई से? आप डरते हैं क्या ईडी सीबीआई से? बताइए, आप डरते हैं क्या रत्नाकर जी ईडी सीबीआई से?
नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ। ईडी डरेगा वो जो गलत करेगा। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, वही चीज बता रहा हूँ। ईडी और सीबीआई का डर और खौफ यही दिखाते हैं और बिना एक बयान के आधार पे लोगों को जेल तक भिजवाने का ये काम करते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अब हीरानंदानी वाला जो मामला हुआ है और महुआ मोइत्रा वाला जो मामला हुआ है, अब ये बताइए, महुआ मोइत्रा पे तो कार्रवाई हो गई, उनकी सदस्यता को रद्द किया गया, लेकिन हीरानंदानी के ऊपर जो कि इन्होंने पैसा दिया है और ये स्वीकार करते हैं कि उन्होंने उनके ईमेल के पासवर्ड को जो अपने पास रखा और उससे मेल किया, ये सारी चीजें तो हीरानंदानी पे क्यों नहीं कार्रवाई होती है? ये तथ्य जनता को समझ में आएगी ना कि आरोपी जो होते हैं उस पर तो कार्रवाई करते हैं, लेकिन जो आरोप में शामिल होते हैं, जो घूस देते हैं, जो पैसे देते हैं, जो बयानबाजी करवाते हैं, उनके ऊपर आप कार्रवाई कब करेंगे भाई? महाराष्ट्र की सियासत से इसका क्या कनेक्शन है? और ये बात, अगर आप कोर्ट की बात का जिक्र कर रहे हैं तो कोर्ट ने ये उद्धव ठाकरे को भी तो कहा कि आपने क्यों दिया इस्तीफा, फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा क्यों दिया गया? ये एक सवाल तो बना हुआ है ना कि क्या जरूरत थी उद्धव ठाकरे को फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा देने की? देखिए, इनको बिल्कुल पूजा जी, देखिए अब मैं बोलूं तो फिर बोले तो प्रश्न का जवाब हो पाएगा नहीं तो मैं जल्दी से अमित जी को जवाब दे दीजिए, फिर मुझे एक बार रामकुमार पाल जी के पास जाना है। बोलिए जल्दी से रत्नाकर जी। नहीं पूजा जी, देखिए निश्चित रूप से जो उद्धव ठाकरे का इस्तीफा दिया गया था, कहीं ना कहीं वो इस्तीफे की जरूरत नहीं थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया। जो अगर नहीं दिए होते तो उनकी सरकार बच गई होती। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की। लेकिन मेरा कहना यह है कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं को जो तार करने का काम कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ऑपरेशन लोटस के तहत सरकार को बदलने का काम कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10 तारीख तक विधानसभा अध्यक्ष निर्णय लें, लेकिन कहीं न कहीं ये जो कार्यकलाप में लिप्त पाए जाते हैं विधानसभा महाराष्ट्र की सियासत में हर तुम के साथ चैप्टर हुआ नजर आता है, या फिर कभी कभार वो पुराने चैप्टर में अब क्या नया ऐड ऑन होने वाला है, ऐसी बात की चर्चा होती रहती है। पहला सवाल तो ये आता है कि ऐसे में तो जनता ही पशुपेश की स्थिति में रहेगी कि उन्होंने अपने साथ क्या कर लिया। इससे तो एक ही सरकार बहुमत से बनाई होती, कम से कम बार बार का ये गणित कोई ना बिठा रहा होता। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि आज फैसला होना है विधायकों की अयोग्यता को लेकर, क्या मानकर चल रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं आपके मुताबिक? देखिए, विपक्ष और आपने भी कहा और रत्नाकर जी भी ने माना कि फ्लोर टेस्ट से भाग गए मुख्यमंत्री, और इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी है। जब फ्लोर टेस्ट से भाग गए तो इन्होंने अपना अधिकार खो दिया और राज्यपाल ने अपने अधिकार का उपयोग करते हुए फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाया और वहां पर जो हमारे एकनाथ शिंदे और जो सरकार चल रही है उन्होंने अपना फ्लोर टेस्ट में साबित किया। लेकिन इनकी मिस्टेक उद्धव ठाकरे की यही थी कि उन्होंने अपना अभिभाषण नहीं दिया, डायरेक्ट जाके राज्यपाल के रिजाइन दिया। और रत्नाकर से हम पूछने पड़ेंगे कि भाई आप भूल गए रोमेश भंडारी को उत्तर प्रदेश के, वो याद करिए। और आपने 165 बार राष्ट्रपति शासन का उपयोग किया है और इस 9 वर्षों में कितना उपयोग भाजपा ने किया है बताइए। आप बोलते हो तो आपके कार्यकलाप भी देखिए, कितना आपने राज्यपाल का दुरुपयोग किया है। हमने संवैधानिक ढंग से काम किया है, कर रहे हैं महाराष्ट्र की सरकार। और ये जो लेकिन ये कैसे संवैधानिक तरीका है कि रातों रात एक सरकार, रातों रात दूसरी सरकार, रातों रात तीसरी सरकार? पूजा जी, उद्धव जी की मिस्टेक है, उनको वहां पे अपना अभिभाषण देना चाहिए था, अपने लोगों को खड़ा करना चाहिए था। उसमें अभी पूरा उम्मीद है कि एकनाथ शिंदे बने रहेंगे। सुनिए, एक मिनट मेरे को बात रखने दीजिए पूजा जी। अगर ये फ्लोर पे अभिभाषण करते तो एकनाथ शिंदे को आसाम से यहाँ आना पड़ता। ये कांग्रेस के यहाँ के हमारे बड़े बड़े नेता भी कबूल करते हैं, ये उनकी गलती है। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अगर आप रिजाइन नहीं देते तो आपको रिस्टोर किया जा सकता था। अब इनकी गलती को क्या बीजेपी ने गलती कराया? इनको कहा कि आप जाके राज्यपाल में देखिए रत्नाकर जी, आपके महाराष्ट्र के कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की भाषण सुनिए, राज्यपाल के ऊपर किया गया था और उस समय के तत्कालीन राज्यपाल ने जो कार्य किया उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जो फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाना जो है मतलब अवैध था। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली यह संदेश दिया है कि फ्लोर टेस्ट बुलाना ही अवैध था।
तो कहीं ना कहीं ये जो उसका चीजें जो जवाब प्रभावित दिया गया है करके पूर्व और के फ्लोर आपके टेस्ट कामों को से। बुलाने का और संवैधानिक मर्यादा का ख्याल नहीं रखना, संवैधानिक जो प्रक्रिया है उसको दरकिनार कर देना, तो आप ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि पूरा सिस्टम ही स्पॉइल है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है इस रत्नाकर देश जी। में। आप ये कह रहे हैं कि पूरा सिस्टम ही खत्म हो चुका है। अगर आप ये बात कह रहे हैं कि सब कुछ गलत हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पूरा सिस्टम ही गलत हो चुका है। फिर ना आपको कोर्ट पे भरोसा, ना चुनाव आयोग पे भरोसा, किसी पे भरोसा ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर टीका टिप्पणी कह रहा है राज्यपाल के ऊपर और राज्यपाल के फैसले के ऊपर, तो निश्चित रूप से यह दर्शाता है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है आज देश में। चलिए ठीक है, महाराष्ट्र में निश्चित मेरे रूप से पास अब हत्या हो वक्त रही नहीं, है। माफी चाहूंगी उनको कम वक्त मिला हो। बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, कुल मिलाकर इस वक्त बात अगर की जाए महाराष्ट्र की सियासत की, तो वहां पर देख रहे हैं आप पल पल चीजें बदलती हुई नजर आती हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का सीधे पहले रुख कर लेंगे। वाइब्रेंट गुजरात का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। कई कंपनीज ने गुजरात में किया निवेश का ऐलान। रिलायंस, मारुति और टाटा ग्रुप ने किया निवेश का ऐलान। गुजरात में 5 साल में करेंगे 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश। अदानी ने कहा भारत बनेगा $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी। मुकेश अंबानी ने यह बात कही। और वहीं गुजरात में 38,200 करोड़ रुपए का निवेश। सुजुकी मोटर्स की ओर से ये ऑफिशियल स्टेटमेंट। हजीरा में इस्पात विनिर्माण कारखाना खुलेगा। आरसेलर मित्तल की ओर से ये बात कही गई। तो देखिए, तमाम देश के बड़े बड़े उद्योगपति पहुंचे गुजरात में। और गुजरात में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर पीएम मोदी ने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में आज इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। और आज देश लगातार आगे बढ़ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से। उस लिहाज से देखा जाए या फिर ईज ऑफ डूइंग के लिहाज से देखा जाए, भारत एकदम परफेक्ट विकल्प है किसी भी राष्ट्र के लिए। हजीरा में इस्पात विनिर्माण कारखाना लगाएंगे। जो देश के बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनकी ओर से गुजरात में जो प्रयास किए जाएंगे, जो गुजरात में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, उसको लेकर बात मन से कही गई। कई कंपनी ने गुजरात में निवेश को लेकर ऐलान किया। रिलायंस, मारुति, टाटा, ये बड़े ग्रुप से जिन्होंने निवेश का ऐलान किया। 5 साल में गुजरात में 2 लाख करोड़ का निवेश करेंगे। अदानी की ओर से कहा गया भारत बनेगा $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी। ये मुकेश अंबानी की ओर से कहा गया। इस मौके पर वाइब्रेंट गुजरात को पीएम मोदी ने उद्घाटन किया और उस दौरान में मौके पर खुद पीएम मोदी ने संबोधन भी किया। कई कंपनियों ने गुजरात में निवेश का ऐलान किया और पीएम मोदी ने बताया, सबको भरोसा दिलाया कि कैसे भारत एक परफेक्ट विकल्प है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, क्योंकि यहाँ पर एकदम हर चीज मिलती है अनुकूल व्यापार के लिहाज से। और इसीलिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बताया कि क्या क्या फायदे हैं भारत में इन्वेस्टमेंट के, यहाँ पर किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, यहाँ पर कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, कैसे यहाँ पर आपको तमाम बेहतर सुविधाएं मिलती हैं, कैसे यहाँ पर आपको आपके लिए हर चीज़ मुफीद नजर आती है। उस हर बात का जिक्र पीएम मोदी ने मन से किया। भारत $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, ये मुकेश अंबानी की ओर से कहा गया। वाइब्रेंट गुजरात का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया और उद्घाटन हुआ तो देखिए जानकारी मिलती है कि लगभग 200 से ज़्यादा MOU पहले 3 तारीख को साइन हो चुके हैं और अभी और कई MOU साइन होंगे और गुजरात में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। 20 साल वाइब्रेंट गुजरात के पूरे हुए और ऐसे में 10वां ये संस्करण, इस संस्करण में पीएम मोदी पहुंचे मौके पर और इस कार्यक्रम का आगाज हुआ। पीएम मोदी ने बताया कि भारत ने किस तरह से नई इबारतों को लिखा है। मुकेश अंबानी $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कहते हैं। 5 साल में 2 लाख करोड़ की बात निवेश की करते हैं गौतम अदानी। 2025 तक गुजरात में 55,000 करोड़ रुपए निवेश करेंगे गौतम अदानी और अगले 5 साल में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश होने वाला है उनके द्वारा। गुजरात में 38,200 करोड़ रुपए का निवेश होगा। सुजुकी मोटर्स करने वाली है ये इन्वेस्टमेंट। 2029 तक हजीरा में दुनिया के सबसे बड़े इस्पात विनिर्माण कारखाने को लगाने की बात लक्ष्मी मित्तल की ओर से कही गई। कारखाने की क्षमता होगी 2.4 करोड़ टन प्रति वर्ष। टाटा सन्स C295 रक्षा विमान बना रहे हैं, नटराजन चंद्रशेखरन ने कहा। तो ये वो बड़े बड़े उद्योगपति जिनका डंका पूरे विश्व में बजता है, वो गुजरात में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। कितने लाख करोड़ रुपए का ये इन्वेस्टमेंट होगा, इसको लेकर जानकारी भी दी। गौतम अदानी ने 55,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की बात कही है। और मनीष देसाई मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे संवाददाता सीधे गांधीनगर से, उनका रुख करते हुए। मनीष, एकदम स्थिति स्पष्ट कर दी है, आने वाले दिनों में गुजरात में भारी इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है और उसके जरिए और धार मिलेगी गुजरात के विकास को। बिल्कुल, देखिए, ये केवल गुजरात के विकास की बात नहीं है, देश के विकास की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो लक्ष्य है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का,
इसी दिशा में ये सबसे पहला कदम माना जा रहा है 2024 के वर्ष में। और ये आजादी का अमृत काल है, उसके बाद ये पहला वाइब्रेंट समिट का आयोजन यहाँ पर हुआ है। और जिस तरह के बड़े ऐलान बड़े उद्योग गृहों की तरफ से किया गया है वो देखने वाली बात है, क्योंकि मुकेश अंबानी ने 5 वायदे किए गुजरात को लेकर। उन्होंने कहा है कि वो AI और 5G है उसमें बड़ा निवेश करने जा रहा है। इसके अलावा ऑलरेडी वो गुजरात में 1 लाख करोड़ से अधिक का निवेश कर चुके हैं और आने वाले वर्षों में भी उनका काफी बड़ा आयोजन है अलग अलग सेक्टर को लेकर। इसी तरह से अदानी जो मुखिया है गौतम अदानी, उन्होंने भी कहा कि उनकी तरफ से अगले 5 वर्ष में 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश जो है गुजरात में होगा। ये अलग अलग सेक्टर में होगा, सीमेंट होगा, ऑयल, सोलर एनर्जी, इन सब सेक्टर में उनकी तरफ से निवेश किया जाना है। इसके अलावा जो निवेश की बात आई है वो टाटा समूह की तरफ से भी आई है। टाटा समूह ऑलरेडी गुजरात में अपना निवेश कर चुका है और आने वाले वर्षों में वो भी अपना नया निवेश करने की तैयारी बता चुके हैं। इसके अलावा मारुति सुजुकी मोटर्स के जो हिरोसाकी आए थे वहां से, उन्होंने भी एक बड़ी बात की है। 35,000 करोड़ रुपए का एक नया प्लांट वो बनाने जा रहे हैं। और इसके अलावा EV जो है वो भी यहाँ पर प्रोड्यूस होगा गुजरात में, जो ऑलरेडी उनका प्लांट है उसमें कुल मिलाकर 38,200 करोड़ रुपए का निवेश जो है वो सुजुकी मोटर्स की तरफ से किया जाएगा। तो ये कुछ बड़े ऐलान हुए हैं। इसके अलावा जो विदेश से कंपनी आई है उनकी तरफ से भी गुजरात में निवेश की बात की जा रही है। और यहाँ पर क्योंकि गुजरात सरकार की तरफ से एक इनको रेड कारपेट दी गई है, सिंगल विंडो क्लियरेंस का एश्योरेंस दिया गया है और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में ये पूरा काम जो है होगा। यानी अगले 5 वर्ष के लिए कहा जाए तो बहुत बड़ा निवेश जो है गुजरात में आने वाला है। चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। क्या 22 जनवरी को उद्धव ठाकरे लगाएंगे मास्टर स्ट्रोक? 22 जनवरी को पीएम मोदी की उपस्थिति में होगा रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह। इस दिन उद्धव ठाकरे करेंगे भगवान कालाराम के दर्शन। महाराष्ट्र के दलित समाज की भगवान कालाराम में है अगाध श्रद्धा। दलितों को भगवान कालाराम की पूजा का अधिकार दिलवाने के लिए हुआ था आंदोलन। साने गुरुजी और बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था आंदोलन। उद्धव ठाकरे भगवान कालाराम के जरिए साधेंगे दलित वोटर्स को। प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी से भी उद्धव कर रहे वार्ता। शिवसेना का पारंपरिक वोट बैंक प्लस दलित वोट इज इक्वल टू उद्धव का मास्टर स्ट्रोक। सीसीपीए का देश के कोचिंग स्टूडेंट्स के लिए बड़ा फैसला। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अब नहीं दे पाएंगे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भ्रामक विज्ञापन। अपने विज्ञापन में नहीं कर पाएंगे 100% सिलेक्शन का वादा। बंद करना होगा विज्ञापन में एश्योर्ड रैंक का दावा। इससे स्टूडेंट्स पर कम होगा मानसिक दबाव। कोचिंग स्टूडेंट्स की सुसाइड्स में आएगी कमी।